जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज है 8 फरवरी वेडनेसडे। दो इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं आज के इस वीडियो में, आज के इस चर्चा में। और दोनों इश्यूज, एक तो आईआर से संबंधित है, आज सी राजा मोहन का आर्टिकल आया है। यहाँ पे बात करते हैं जो कि आर्म्स बाजार बना हुआ है, यानी कि जो हथियार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं जापान से, साउथ कोरिया से यूरोपियन देशों में। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि नेटो का जो एंगेजमेंट है एशिया के साथ वो बढ़ रहा है। इस बात को लेके सी राजामोहन ने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हैं और यहां पे भारत कैसे लेवरेज उठा सकता है, बिकॉज अगर हथियारों का व्यापार बढ़ रहा है साउथ कोरिया से, जापान से, और ये जो यूरोपियन कंट्रीज में जो ये हथियार जा रहे हैं वो डेवलप्ड देश हैं, तो भारत को यहां पे कैसे लेवरेज मिल सकता है कि आने वाले टाइम में भी भारत डेवलप्ड देशों में हथियार एक्सपोर्ट कर सके। और एक और आर्टिकल ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन से है। यहां पे असम की बात करेंगे। असम में रिसेंटली काफी क्रैकडाउन हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने यह कहा है कि जो जो लोग छोटी बच्चियों के साथ शादी कर चुके हैं पिछले 6-7 सालों में, यानी कि जो बच्चियां 18 साल से कम उम्र की हैं, उन सबको जेल में डाल दो। और तो और जिन पुजारियों ने, जिन काजियों ने या जिन मौलवियों ने ये शादी करवाई थी, एडमिनिस्टर कराई थी, उनको भी जेल में डाल दो। तो ये इस पूरे मुद्दे के बारे हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो तौर तरीका है असम सरकार का, क्या ये सही है कि गलत है। और क्वेश्चन ऑफ द डे ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो होगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बस ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दैट नेक्स्ट संडे से 19 फरवरी से हम प्रीलिम्स का पीवाईक्यू मैराथन सेशन शुरू करने वाले हैं। ऑन पॉपुलर डिमांड हमने ये सेशन शुरू करा है, यानी कि सेशन शुरू करने वाले हैं। लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स से 2 महीने पहले, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर 2022 के प्रीलिम्स से पहले भी हमने पीवाईक्यू मैराथन सेशन किया था। तो यूपीएससी के जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं 2011 से लेके 2022 तक के, वो सारे सब्जेक्टिवली यानी कि रिस्पेक्टिवली हर एक जो सब्जेक्ट के फैकल्टी हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री से शुरुआत होगी कंवल सर से एंड सो ऑन। आप यहां पे देख सकते हैं शेड्यूल, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और अंत में आईआर 2 अप्रैल को वो जो सेशन है वो मैं लूंगा ना। तो यहां पे आर्टिकल पहला, दी एज एशिया आर्म्स यूरोप। नाउ अब कंटेक्स्ट क्या है, देखिए साल हो गया अभी, और कुछ आज 8 फरवरी है तो कुछ और 2 हफ्तों में पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा रशिया यूक्रेन की लड़ाई को। बहुत चर्चा हमने पूरे 1 साल में रशिया यूक्रेन की लड़ाई की करी है, और जो हमारे कॉलमनिस्ट हैं सी राजा मोहन, इन्होंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स इस लड़ाई के रिवॉल्विंग लिखे हैं। उसके बारे हम यहां पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन यह बात तो बिल्कुल तय है कि जो लैंडस्केप है, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, वो बदल चुका है एशिया में भी और यूरोप में भी। किसी जमाने में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि साउथ कोरिया, जापान जैसे देश इतना ज्यादा खर्चा अपनी मिलिट्री पे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ कोरिया, जापान, ये सब देश जो थे ये निर्भर कर रहे थे अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा यदि हमको आने वाले समय में कोई खतरा चाइना से होता है। लेकिन जहां पे ये पूरा का पूरा लैंडस्केप बदला है, वहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि साउथ कोरिया एक मेजर यहां पे सप्लायर इमर्ज हुआ है एज फार एज द सप्लायर ऑफ आर्म्स टू द यूरोप इज कंसर्न। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। इसके चलते यहां पे 2 ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो कि एशिया अब पैसिव नहीं रहा। देखिए अभी पीछे न्यूज में था कि जापान ने भी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात करी है, 2% ऑफ द जीडीपी। जर्मनी की भी हमने बात करी थी, जर्मनी जो कि एक बहुत मेजर यूरोपियन पावर है, जर्मनी ने भी अपने मिलिट्री बजट को इंक्रीज करा है। साउथ कोरिया को भी हम देख रहे हैं, वो भी बहुत सारा हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत हथियार वहां पे बनाए जा रहे हैं। कोरियन पेनिनसुला में पिछले 1 साल में बहुत टेंशन्स थी बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की आदत है साउथ कोरिया को, जापान को तंग करने की। किम जोंग उन की आदत है कि भाई वो ऐसे ही, कभी उनको लगता है कि भाई हम न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट करें तो वो टेस्ट कर लेते हैं सी ऑफ जापान में। लेकिन अब खतरे की जो घंटी है वो बज रही है। और तो और साउथ कोरिया को, जापान को नॉर्थ कोरिया से कम लेकिन चाइना से ज्यादा खतरा है, क्योंकि चाइना ने भी अपना मिलिट्री एग्रेशन, नेवल एग्रेशन इस रीजन में, इंडो पैसिफिक में काफी समय से दिखाया है। और हम देख रहे हैं कि नेटो जो है वो एशिया के और नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सब एक्शंस हैं अग्रेसर नेशंस के, रशिया के द्वारा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा, चाइना के द्वारा, ये क्या कर रहे हैं, ये एशिया को नेटो के और नजदीक लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, यूरोप और एशिया
यानी कि ये जो आइडिया था कि यूरोप एक थिएटर है, एशिया एक थिएटर है, कि भाई यूरोप में लड़ाई हो, एशिया में लड़ाई हो, यानी कि दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये बात भी गलत है। दोनों ही ये लड़ाई के बाद हम सामने देख सकते हैं कि चाहे वो रशिया यूक्रेन है या कल को खुदा ना खास्ता वो चाइना और ताइवान है, ये बात हमारे सामने जरूर आ चुकी है कि दोनों यूरोप और एशिया बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। जो बाइडेन ने भी ये बात बहुत कैटेगोरिकली कही थी। इनफैक्ट व्हेन जो बाइडेन बिकेम द प्रेसिडेंट बैक इन 2021, he said very categorically that my focus will be less in Europe, will be less in West Asia and more in the Indo-Pacific. Now after this war broke out in Ukraine, Joe Biden has said very categorically that look, I am the president of America and I can manage both the theaters very amicably. So even if my troops are engaged in Europe, I can still engage myself in Asia as well. तो कहीं ना कहीं ये जो एक मिथ था कि यूरोप और एशिया इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये मिथ भी दूर हो चुका है। चाइना की पार्टनरशिप की बात हो विद रशिया, अलायंस विदाउट लिमिट्स, ठीक है, हम देख रहे हैं कि चाइना भी बहुत नजदीक आ रहा है रशिया से। उसके बाद अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो का जो 2022 में सबमिट हुआ था, कहां हुआ था? मैड्रिड में हुआ था। मैड्रिड यानी कि स्पेन में हुआ था। यहां पे नेटो कंट्रीज ने इनवाइट करा नॉन नेटो लीडर्स को भी, नॉन नेटो कंट्रीज को भी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इन लीडर्स को भी इनवाइट करा। तो कहीं ना कहीं ये बात हमको जरूर यहां पे वर्णन होती है कि नेटो भी अपनी एंगेजमेंट एशिया के साथ बढ़ाना चाहता है। बिकॉज अभी नेटो और एशिया के लिए, दोनों के लिए कॉमन एनिमी क्या है? रशिया और चाइना दोनों। सबसे बड़ा एनिमी जो कि कॉमन एनिमी नेटो और एशिया के लिए बनता है वो चाइना है, रशिया भी नहीं है। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने भी ये बात बहुत खोल के कही कि देखिए ऐसा है, बेहिचक बिना किसी हेसिटेशन के उन्होंने साउथ कोरियन लीडर्स को कहा कि देखिए आप ये जो हथियार भेज रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को, ये आप थर्ड कंट्रीज के थ्रू भेज रहे हैं। तो यानी कि पोलैंड के जरिए, नॉर्वे के जरिए, एस्टोनिया के जरिए, तो आप डायरेक्टली ये जो हथियार भेजना चाहते हैं यूक्रेन को भेजिए। आपको किस बात का डर है? आप इस बात से मत घबराएं कि रशिया क्या कहेगा, चाइना क्या कहेगा, हम आपके साथ हैं। यानी कि साउथ कोरिया को डायरेक्टली ये बात कही गई है कि आप जो हथियार भेज रहे हैं यूरोप को, ये डायरेक्टली यूक्रेन के टुवर्ड्स डाइवर्ट करें, थर्ड कंट्रीज का इस्तेमाल ना करें। और कोरियन आर्म सेल्स टू द यूरोप दैट इज सर्जिंग, पोलैंड अलोन। देखिए ये सब देशों का अगर हम नाम सुने, पोलैंड हो, नॉर्वे हो, एस्टोनिया हो, फिनलैंड हो, स्वीडन हो, कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने सारे हथियार ये सब देश वो भी साउथ कोरिया से मंगाएंगे। पोलैंड ने $16 बिलियन के हथियार साउथ कोरिया से मंगाए हैं, जिसमें काफी सारे टैंक्स हैं, हाउविट्जर्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। नॉर्वे है, एस्टोनिया है, दे आर अमंग अदर यूरोपियन स्टेट्स हु आर लुकिंग अप टू साउथ कोरिया फॉर द वेपन्स। रशिया इन टर्न, रशिया की बात करें तो रशिया अभी नॉर्थ कोरिया पे डिपेंडेंट है। रशिया नॉर्थ कोरिया से वेपन्स मंगा रहा है, रशिया ईरान से ड्रोन्स मंगा रहा है। तुर्की की बात करें तो तुर्की यहां पे बहुत डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है। तुर्की के रिलेशंस रशिया के साथ भी अच्छे हैं और तुर्की जो है ड्रोन्स यूक्रेन को भी सप्लाई कर रहा है। इनफैक्ट तुर्की यहां पे, चलो अभी तो बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात हुई है, तुर्की में अर्थक्वेक आया है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अभी आंकड़े आ रहे थे कि 10,000 से ज्यादा लोगों के मरने की यहां पे प्रोबेबिलिटी है। बट नेवरदलेस टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिकली पूरी लड़ाई को संभाला है। अगर आपको याद हो, कुछ ही महीने पहले की बात है, ब्लैक सी ग्रेन डील जो कि यूएन के द्वारा मीडिएट करी गई थी, इसमें टर्की ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। टर्की भी यहां पे एक मीडिएशन रोल प्ले करना चाहता है यूक्रेन और रशिया के बीच में, राइट। सो एट द सेम टाइम लेकिन टर्की मिलिटरीली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। चाइना इनफैक्ट जैसे आप जानते हैं इज द 4th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, ओनली आफ्टर अमेरिका, रशिया एंड फ्रांस। लुक एट व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 20 years. China, with its increasing economic clout, has also become the largest arms exporter. And most of the China's arms export, ये कहां जा रहे हैं? डेवलपिंग वर्ल्ड में जा रहे हैं। ये जो एक्सपोर्ट्स हैं डेवलप्ड देशों में नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज में जा रहे हैं, ठीक है। विद मेनी यूरोपियन कंट्रीज पासिंग लॉज नॉट टू सेल आर्म्स टू कन्फ्लिक्ट जोन्स। तो यानी कि अगर ऐसा कानून यूरोपियन देश निकाल रहे हैं कि जहां पे लड़ाई हो रही है, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, हमारे यहां से हथियार नहीं जाएंगे, तो लेकिन अगर यूरोप में लड़ाई हो तो ये यूरोपियन देश कहां से हथियार मंगाएंगे? तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि यूरोपियन देशों की निर्भरता एशियन कंट्रीज के ऊपर रहेगी कि आप हमें हथियार दें। कोरिया इन द लास्ट 1 year, कोरिया के अगर हम हथियारों के एक्सपोर्ट्स की बात करें, दैट हैज रीच्ड नियरली $20 बिलियन। $16 बिलियन तो केवल पोलैंड को ही एक्सपोर्ट किया है। और कोरिया, साउथ कोरिया अभी लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है एज फार एज ऑन द लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स इज कंसर्न।
अगर भारत की एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो भारत भी बहुत अभी यहां पे हम ईगर हैं कि हम भी कैसे अपने आर्म्स को, अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम डिफेंस इंडिजनाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि यहीं पे सारा सामान बने, यहीं पे हथियार बने और यहां से हम एक्सपोर्ट करें। अभी आपको जैसे पता होगा, रिसेंटली हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करा है फिलीपाइंस को, ये पिछले साल की बात है। ये बहुत बड़ा एक मेजर माइलस्टोन है। ब्रह्मोस वही मिसाइल जो कि हमने रशिया के साथ जॉइंट एक प्रोडक्शन मोड में बनाया था, जॉइंट वेंचर मोड में बनाया था। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जो लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है भारत से, जो हथियार एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है, वो अमेरिका है। ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस रिपोर्ट में सामने आई है। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान भी मजबूरन अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को रीथिंक कर रहा है। आपको ये बात पता हो, मैंने कुछ दिन पहले फ्यू मिनट्स की वीडियो में भी कहा था, जापान 2023 में जो G7 समिट होना है वो कहां होना है? हिरोशिमा में, जापान में। हिरोशिमा वही जगह है जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। और जापान, जिसने अपना सबक सीखा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जापान ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हमने सबक सीख लिया, हमने इतने सालों से कभी भी मिलिट्री का यूज नहीं किया, कभी भी हमने हथियारों को प्रमोट नहीं किया, लेकिन आज हम मजबूरन अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाने पे सोच रहे हैं। बिकॉज अगर आज रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तो कल को खुदा ना खास्ता चाइना हमको इन्वेड करे या चाइना ताइवान को इन्वेड करे, कब तक हम निर्भर रहेंगे अमेरिका के ऊपर? हमको अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को खुद स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो इस सब के बीच में इंडिया भी तो एशिया में ही आता है, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया? देखिए, भारत के लिए चुनौती है। चलो अभी आज के टाइम पे अगर हम अपने वेस्टर्न नेबर की बात करें, पाकिस्तान इज नॉट दैट मच ऑफ अ प्रायोरिटी फॉर अस। पाकिस्तान की स्थिति वैसे भी कोई खास अच्छी नहीं है। हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंज सबसे बड़ा कहां से है? चाइना से है। तो हमारे लिए चाइना को मिलिटरीली मैनेज करना, चाहे वो लैंड बॉर्डर्स पे हो, चाहे वो वाटर्स पे हो या मैरीटाइम डोमेन में हो, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आने वाले समय में हमारी डिपेंडेंसी रशियन हथियारों के ऊपर भी कम होने वाली है। और हम देख रहे हैं कि हम अपना जो डिफेंस ट्रेड है फ्रांस के साथ या इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ बहुत बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी हम इंटरकनेक्टिविटी देख रहे हैं यूरोप और एशिया के बीच में इस रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद, तो ये मौका है भारत के लिए, ये कैसे हम ये डिफेंस एंगेजमेंट का लेवरेज उठा सकते हैं और अपनी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं हथियारों की, फाइटर एयरक्राफ्ट्स की, कैसे हम ये डेवलप्ड देशों से ये टेक्नोलॉजीज ले सकते हैं और को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट ऑफ द वेपन्स हम इकट्ठे कर सकते हैं इजराइल के साथ, फ्रांस के साथ या अमेरिका के साथ। चलिए अगला आर्टिकल असम की बात करेंगे। असम बेटी पढ़ाओ, ये फैजन मुस्तफा जी ने आर्टिकल लिखा है। देखिए पहले कंटेक्स्ट की बात करें, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, असम ने लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करा है। स्टेट वाइड क्रैकडाउन हुआ है ऑन चाइल्ड मैरिजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द स्टेट। नाउ इफ वी आस्क आवरसेल्व्स, आर चाइल्ड मैरिजेस गुड? ऑफ कोर्स दे आर नॉट गुड। चाइल्ड मैरिजेस बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप बच्चियों की अगर शादी कर रहे हैं 14-15 साल की उम्र में, तो वो तो उम्र उनकी 10वीं क्लास में एग्जाम देने की होती है, 11वीं-12वीं करने की होती है, कॉलेज में जाने की होती है, पढ़ाई लिखाई करने की होती है। और लड़की का अपना अधिकार होना चाहिए, अपना राइट होना चाहिए, चाहे वो 30 साल की उम्र में शादी करें, चाहे वो 40 में करें, चाहे वो बिल्कुल ना करें, ये उनका अपना राइट होना चाहिए। लेकिन यहां पे असम की सरकार ने जो क्रैकडाउन किया है, सवाल यहां पे ये आता है कि असम की सरकार ने किस बुनियाद पे क्रैकडाउन करा है। असम की सरकार का यह कहना है कि जिन लोगों को हमने अरेस्ट करा है उनको पॉक्सो एक्ट के धाराओं के अंडर हमने अरेस्ट करा है, और साथ के साथ जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उनकी कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसके चलते हमने इन लोगों को अरेस्ट करा है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हिमांतो बिस्वा शर्मा जी ने यह भी कहा है कि ऐसे कोई पुजारी हो, ऐसे कोई मौलवीज हो, ऐसे कोई जो भी ऐसे जो रिलीजियस सेरेमनीज करते हैं शादियों के टाइम पे, उन लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, मुल्लाज हो, काजीज हो, पुजारीज हो, इनको भी अरेस्ट किया जाएगा जिन्होंने ऐसी शादियां कंडक्ट करी हैं, ये जानते हुए कि जो लड़की जिसके साथ शादी की जा रही है आदमी की, वो लड़की अभी बच्ची है, अभी छोटी है उम्र में। अब अंडर व्हाट लॉ आर दी अरेस्ट्स मेड? तो असम के चीफ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा है दैट मेन हु मैरिड गर्ल्स बिलो द एज, यानी कि जो लड़कियों की उम्र जो 14 साल से कम की है और जिन आदमियों ने उनके साथ शादी करी है, उनको बुक करा जाएगा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और जिन लोगों ने ऐसी बच्चियों के साथ शादी करी है, बिकॉज
अडल्ट की परिभाषा माने तो जो लड़का या लड़की 18 साल या उसके ऊपर का है उसको हम अडल्ट कहते हैं, और जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है उसको हम अडल्ट नहीं मानते हैं, जाहिर सी बात है। तो जिन लोगों ने 14 से 18 साल की उम्र की, यानी कि 14, 15, 16, 17 साल की उम्र की लड़कियों के साथ शादी करी है, जिन लोगों ने, जिन आदमियों ने, उनको बुक किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट के चलते। पॉक्सो एक्ट की बात करें, पॉक्सो एक्ट 2012 में स्थापित करा गया था। यह क्रिमिनलाइज करता है सेक्स बिटवीन अ माइनर एंड एन अडल्ट। यह कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता माइनर के कंसेंट को भी, कि अगर कहें कि माइनर ने कंसेंट दिया था इस करके हमने सेक्स करा है, तो नहीं, माइनर के कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाता। और जो सेक्सुअल असॉल्ट है अंडर पॉक्सो, यह नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और पुलिस बिना वारंट के भी कसूरवार को अरेस्ट कर सकती है। तो मुस्लिम एज ऑफ मैरिज की बात करें, अब देखिए यहां पे फिर वो डिबेट आ जाती है दैट डू वी नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ ऑफ कोर्स ये जो ऐसे मुद्दे हमारे सामने आते हैं ये हमको मजबूर करते हैं सोचने के बारे कि देखिए अब मुस्लिम्स का जो अपना पर्सनल लॉज है वो कहते हैं मुस्लिम के पर्सनल लॉज में कि जो मैरिज है ऑफ अ ब्राइड हु हैज अटेन्ड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी कि जिस लड़की की उम्र 15 साल है, तो 15 साल की लड़की इस्लाम धर्म कहता है कि वो शादी कर सकते हैं। अब यहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ और जो हमारा कानून है पॉक्सो का या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का, वहां पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसके चलते मुस्लिम पर्सनल लॉ जो अपहोल्ड कर रहे हैं, जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को मान रहे हैं, उन लोगों को क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है पॉक्सो एक्ट के चलते या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एक्ट के चलते। नेवरदलेस मैं ये बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, ये बात इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, नेवरदलेस दिस जस्टिफाइज कि क्या हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। Of course, respecting each and everybody's personal laws and privacy, लेकिन अगेन यहां पे ये डिबेट इंगेजिंग हो जाती है। देखिए अब यहां पे आंकड़े क्या बताते हैं, 65 करोड़ 65 करोड़ वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड दे वर मैरिड व्हेन दे वर किड्स, व्हेन दे वर चिल्ड्रन। 1/3 ऑफ द 65 करोड़ वुमेन वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 15। भारत की बात करें, भारत में रिकॉर्ड चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, अब से नहीं हो रही, इतने सालों से होते आ रही हैं। इनफैक्ट इस आर्टिकल में यहां पे क्रेडिट दिया गया है अंग्रेजों को कि उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिसके चलते जो एज ऑफ कंसेंट है फॉर मैरिज वो बढ़ता रहा। नाउ अब यहां पे अगर हम यूएन एस्टिमेट की माने तो यूएन एस्टिमेट्स ये कहते हैं लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी हुई है बिफोर दे टर्न्ड 18, और लगभग 16% ऑफ द गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19 दे आर मैरिड एट प्रेजेंट। 2011 का सेंसस, 2021 में सेंसस नहीं हुआ, 2011 का सेंसस बताता है कि लगभग 45% ऑफ द वुमेन इन असम दे वर मैरिड इवन बिफोर दे टर्न्ड 18। दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। नाउ डेफिनेटली चाइल्ड मैरिजेस की जहां पे बात आती है तो ये बात तो इसको हम नहीं इग्नोर कर सकते कि देखिए एक छोटी बच्ची है, आप उसकी शादी कर रहे हैं, चाहे वो 15 साल की हो, 17 साल की हो, उसको अब मौका नहीं मिलेगा, आप डिप्राइव कर रहे हैं उसको ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू गेन मोर एजुकेशन या लाइफ स्किल्स और लाइवलीहुड, और उसके चलते अर्ली प्रेगनेंसीज भी होती हैं अगर अर्ली शादी हो रही है, तो अगेन दैट कैन पुट द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड अंडर कॉम्प्लिकेशन। 15-16 साल की उम्र ही क्या होती है। लेकिन कॉलमनिस्ट यहां पे एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, देखिए एडिटोरियल्स का पर्पस क्या है, डिस्कस करने का, एनालिसिस कर रहे हैं, हम व्यूज शेयर कर रहे हैं, हम ज्यादा जज्बाती होके इमोशनल होके व्यूज नहीं शेयर करते हैं, जो कॉलमनिस्ट के व्यूज हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। कॉलमनिस्ट कहते हैं कि ठीक है, मान लिया चाइल्ड मैरिजेस अच्छी बात नहीं है, आप बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, उनको लाइफ स्किल्स एक्वायर करने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या डंडा उठा के और लोगों को जेल में डाल के क्या यह सही तौर तरीका है, क्या यह सोल्यूशन है टू द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज? ये सवाल हमारे सामने कॉलमनिस्ट उठाते हैं। अब 4000 से ज्यादा एफआईआर फाइल हो चुकी हैं पिछले 4-5 दिनों में, 2000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। हिमांशु बिस्वा शर्मा जी का यह कहना है कि ये जो क्रैकडाउन है ये 2026 के असेंबली इलेक्शंस तक रहेगा। तो क्या यहां पे राजनीति आ रही है, क्या यहां पे पॉलिटिक्स मिक्स की जा रही है, क्या यहां पे हिंदू मुस्लिम डिवाइड प्ले किया जा रहा है? और साथ के साथ दुनिया भर में कहीं पे भी देख लें, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं कि आप जेल में डाल दो, डंडे मार दो, फाइन लगा दो, ये सोल्यूशन नहीं है। ये जो डेटरेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है ये दुनिया भर में कहीं पे भी सक्सीड नहीं हुई है। क्या असम, अब हम देखिए, अब अगर हम गल्फ मोनार्कीज की बात करें, मुस्लिम मोनार्कीज की बात हो, बहुत सारा हमारे यहाँ से लोग हैं, डायस्पोरा है जो कि वहाँ पे जाता है, कतर में, दुबई में, मिडल ईस्ट में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन गल्फ मोनार्कीज जो है, मुस्लिम मोनार्कीज जो है, वो एक बात के लिए भी बहुत फेमस है कि वहाँ पे जो कानून है बड़े रिग्रेसिव होते हैं और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लिए ज़्यादा वहाँ पे रिगार्ड नहीं किया जाता। तो कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि क्या असम भी ये एग्जाम्पल फॉलो कर रहा है ऑफ द रिग्रेसिव मुस्लिम मोनार्कीज जहां पे ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल अपहोल्ड नहीं किया जाता?
जहां पे ह्यूमन राइट्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो देखिए हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हैं वो ऐसे, हिंदू पर्सनल लॉज भी और मुस्लिम पर्सनल लॉज भी, वो कहीं पे भी चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट नहीं करते हैं। इनफैक्ट मनुस्मृति में बात लिखी गई है कि अगर एक फादर अपनी बेटी, यानी कि जो बेटी 15 साल की हो चुकी है, अगर प्यूबर्टी अटेन करने के 3 साल के अंदर अंदर अगर एक फादर अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता, तो मनुस्मृति के हिसाब से उस 15 साल की बच्ची का अधिकार है कि वो अपना हस्बैंड, अपना पति खुद चूज कर सकते हैं। अगर हम बात यहां पे समझें मेधातिथि की, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट कमेंटेटर्स हैं ऑफ मनुस्मृति, उन्होंने ये कहा है कि 8 years इज द राइट एज फॉर अ गर्ल टू बी गिवन इन मैरिज। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि 8 साल या 9 साल की बच्ची की शादी कराओ। अब ये बातें हो सकता है 5000 साल पहले लिखी गई हो, लेकिन हम अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें, अगर इतिहास में झांक के देखें, तो यह बात जरूर है कि हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज में कहीं भी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट नहीं करी गई थी। बहुत सारे ट्रैवलर्स का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल हम मेगास्थनीज की बात करें तो बहुत सारे ट्रैवलर्स का अकाउंट है जो कि हमको बताता है कि उस जमाने में भी कितने सारे ऐसे राजा महाराजा थे जो कि छोटी छोटी बच्चों के साथ शादी कर रहे थे। जुडिशरी का व्यू क्या है? अब यहां पे जुडिशरी का व्यू समझना बहुत जरूरी है। एक तो हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझा, उससे पहले हमने करंट पर्सपेक्टिव समझा, अब यहां पे जुडिशरी का पर्सपेक्टिव समझेंगे। तो अगर हम जुडिशरी का पर्सपेक्टिव देखें तो हाई कोर्ट्स ने ये रूल करा है सक्सेसिव जजमेंट्स में कि देखिए जो चाइल्ड मैरिजेस है ना तो वो वॉइड है ना वो वॉइडेबल है, लेकिन वैलिड है। देखिए अब लीगल अगर हम परिभाषा में वॉइड और वॉइडेबल की बात करें तो वॉइड वो चीज होती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि बिल्कुल इलीगल होता है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि इलीगल तो नहीं होता, इन्फोर्सेबल होता है, लेकिन अगर किसी को वो कॉन्ट्रैक्ट पसंद ना आए तो कोई थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि भाई चाइल्ड मैरिज नीदर वॉइड है नीदर वॉइडेबल है, यानी कि इलीगल नहीं है, वैलिड है। 2021 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम लड़की की मैरिज को अपहोल्ड किया था कि हां उसने प्यूबर्टी अटेन करी है, 15 साल की हुई है, तो वो शादी वैलिड है। क्यों? क्योंकि उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये चीज मेंशन्ड है कि 15 साल की जो बच्ची है, जो लड़की है, अगर वो प्यूबर्टी अटेन करे तो वो शादी कर सकती है। जनवरी 11, 2023 की बात है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिफ्यूज करा टू होल्ड अ मैरिज विद अ माइनर गर्ल एज इलीगल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हादिया केस की बात करें 2018 में, प्लीज नोट डाउन करिए, ये चीजों को नोट डाउन करिए, आप कोट कर सकते हैं फैक्चुअल चीजें। देखिए एडिटोरियल्स में जो फैक्चुअल चीजें हैं वो हमने कोट करनी है जब हमको इस थीम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अब हादिया केस है, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करा कि भी अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी ना 18 साल, ये हमको पता है 18 ईयर्स का अडल्ट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी एंड नॉट 18 ईयर्स ये मिनिमम एज ऑफ मैरिज मानी जाती है। इनफैक्ट ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम नहीं कह रहे, ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में चीज मेंशन्ड है, तो इस बात को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लॉ कमीशन का क्या कहना है? जो 205th रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, उसके हिसाब से कि भी पावर्टी है, इंडेटनेस है, डाउरी है। अब कई बार होता है कि गरीब परिवार, कोई अगर परिवार में बहुत गरीबी हो तो ये माना जाता है कि भी लड़की की शादी करना बहुत बड़ा बोझ है, उनकी अभी शादी करा दो कि भी कल को हम कैसे हम दहेज वगैरह अरेंज करेंगे, तो ये कारण माने जाते हैं। पावर्टी, बहुत ज्यादा कर्जा अपने सिर पे हो, या डाउरी, ये मेन रीजन है कि जो पुअर फैमिलीज है वो अपनी छोटी छोटी बेटियों की शादी करा देते हैं लोगों के साथ। और ऐसा भी देखा जाता है कि बच्ची जो है 16 साल की है, 17 साल की है, और जिस आदमी के साथ शादी करी जा रही है वो 35 साल का है, 40 साल का है, 45 साल का है। ऐसा भी बहुत एक ट्रेंड हम देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड यहां पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि असम सरकार को एजुकेशन को यूटिलाइज करना चाहिए एज अ मास कैंपेन, ताकि वो पेरेंट्स को थोड़ा एजुकेट कर सके, अवेयर कर सके। यानी कि परसुएशन की बात है, जोर जबरदस्ती क्यों करना, कोर्शन क्यों करना, आप परसुएट करें, पेरेंट्स को एजुकेट करें, समझाएं कि भाई अभी आपकी बेटी की उम्र नहीं है शादी करने की, उसको पढ़ाई लिखाई का मौका दिया जाए। उसने इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, कुछ भी बनना है, फैशन ब्लॉगर बनना है, व्हाटएवर इट इज, आप उसको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, सरकार यहां पे सहायता करेगी। इनफैक्ट in the period between 2000 to 2010, the growth of women's education, government investment in adolescent girls and public messaging, they have brought down the percentage of child marriages from 47% to 30%। ये बात 2011 के सेंसस में रिफ्लेक्ट करी गई थी। तो आने वाले समय में अब ऑफ कोर्स अभी हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को भी देखें तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी 2.1 हो चुका है। हमारे दो वाली जो बात है वो अब हम देख रहे हैं। तो एजुकेशन के जरिए, इस तरह के प्रमोशनल कैंपेन्स के जरिए, अवेयरनेस के जरिए ये बातें जरूर लोगों के माइंड में इनग्रेन हो रही है कि अभी हमने इतनी जल्दी अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी है।
तो कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि अगर यही रास्ता असम की सरकार, अगर असम के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो यही रास्ता अपनाएं, थोड़ा सा अगर यही अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं और रन करें, तो शायद ये जो समस्या है कि आज 45% औरतें जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र की हुई है असम में, ये जो आंकड़ा है और कम आ सकता है। Question of the day: How can India leverage from the dynamic defense engagement between Europe and Asia? You have to answer this in 150 words. What are your views? You can answer this, post this in this Telegram group, editorials with means answer writing. Now, if you want to be a part of this group, तो आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखेंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल के टूवर्ड्स आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे शाम को 6 बजे आपके साथ मॉडल आंसर भी शेयर किया जाता है, पिन किया जाता है। आई नो अभी आप में से बहुत हैं अभी प्रीलिम्स से रिलेटेड ही तैयारी कर रहे हैं, अभी एंजाइटी प्रीलिम्स की है, अभी शायद आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट जो आपको बेस्ट आंसर, जो मॉडल आंसर जो यहाँ पे पिन किया जाता है, एटलीस्ट उसको पढ़ते रहें। एटलीस्ट जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फिर से रिवाइव करेंगे आफ्टर प्रीलिम्स, तो आपको आउट ऑफ टच ना लगे। तो यही बात आपको मैं बताना चाहता हूं। बाकी दोस्तों मिलेंगे कल और एनालिसिस में। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।